वेलकम टू PSCB। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ जो प्रारंभिक ज्ञान है उसका हमारा ये 5वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको पता होगा जैसे कि जो परीक्षाधाम प्रकाशन की विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चतुर्थ संस्करण आता है, 4th एडिशन, उसका हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इससे पहले हमारी धातुएं एवं उपधातुओं से जुड़ा हुआ जो लेक्चर था वो हो गया था। इस लेक्चर में हम अम्ल क्षार से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर जो लाइकेन के बने होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। आपको पता होगा pH स्केल होती है, यहाँ पे एक 7 का पॉइंट होता है और यहाँ 0 होता है और यहाँ पे 14 होता है। इस साइड के जो बेस होते हैं और इससे नीचे जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो जो अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, H+ देते हैं और OH- हमारे क्षार देते हैं। ये आपको पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो उदाहरणों के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और हमारा साइट्रिक अम्ल। अब हम देखते हैं जो पेपरों में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा हमारा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आंसुओं में हमारा सियलिक अम्ल पाया जाता है और वहीं हमारा सोडा वाटर होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है। शराब हमारी एसिडिक होती है। मक्खन हमारा ब्यूटिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो टमाटर में पाया जाता है वही हमारा पालक में भी देखने को मिलता है। और मक्खन में हमारा ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। शराब या सिरका होता है एसिडिक होती है ये, तो एसिडिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बनिक हो गया है। आंसुओं में सियलिक, आपको पता होगा इनसे जुड़ा हुआ रोग भी इसी नाम से जाना जाता है, सियलिक रूप से। तो ये हमारा सियलिक अम्ल हो गया और दूध में लैक्टिक होता है। वहीं हम सेब में देखें तो मैलिक अम्ल होता है, जिसके कारण आप उसको थोड़ा सा काटोगे उसके बाद थोड़ी देर छोड़ने पर ये इस पर लाल परत जमा हो जाती है, तो मैलिक अम्ल के कारण ये जमा हो जाती है। गन्ने का रस एकोनेटिक अम्ल होता है। कौन सा, एकोनेटिक अम्ल को, जो गन्ने के रस में एकोनेटिक अम्ल होता है। चींटियाँ आपको पता हो काटती हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें बहुत से खुजली होने लगती है और थोड़ी सी सूजन आ जाती है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल के कारण वो हमें खुजली होती है। इमली और अंगूर में सेम टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं हम बात करें तो गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूटेन बोलते हैं, कोई लोग ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाते हैं, कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो ग्लूटेमिक जो अम्ल होता है वो हमें गेहूं में देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें तो लहसुन में जो एलिसिन लहसुन या प्याज में आपको पता है तो सल्फर पाया जाता है हमारा लहसुन और प्याज में, तो एलिसिल जो अम्ल है हमारा इसमें देखने को मिल जाता है। वहीं घास में बेंजोइक अम्ल देखने को मिलता है। जो हमारा यूरिन होता है उसमें यूरिक एसिड देखने को मिलता है। बैटरी सल्फ्यूरिक H2SO4 का यूज़ किया था बैटरी बनाने में। अमाशय में HCl होता है। आपको पता होगा जब लंबे समय तक हम भूखे रहे तो हमारे पेटों में क्या होता है, दर्द होने लगता है, तो HCl के कारण ये सब होने लगता है। नींबू खट्टे होते हैं तो वो सिट्रिक अम्ल होते हैं। आगे देख लेते हैं हम बेस के बारे में। जो क्षार है हमारा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, नीला। इनका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है और जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं। वहीं क्षार अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, किसी से करके क्या लवण ही बनाएंगे और लवण के रूप में मुख्य रूप से हमारा जल आ जाता है, वो लवण के रूप में और नमक आ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम बात करें लवण की या फिर सॉल्ट की, तो अम्ल और क्षार की सहायता से जो बना यौगिक होता है, देखिए जी हमारा क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर हम NaCl बना देते हैं। ये नमक होता है और हमारा जल बाहर निकल जाता है। अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ लवण, उनके रासायनिक नाम और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो साधारण नमक, उसको सोडियम क्लोराइड NaCl बोला जाता है। भोजन में उपचार, जो अचार वगैरह होता है, उपचार नहीं, अचार वगैरह में आपको पता होगा कि उसको अचार को पूरा ऑयल से ढक देते हैं और उसमें नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उसमें जो कीड़े या बदबू नहीं बढ़ती, ना कीड़े पड़ते हैं ना ही बदबू आती है और वो हमें खाने में भी अच्छा लगता है। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा, खाने के सोडे का प्रयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर, पेट की अम्लता को कम करने में, जो पेट की अम्लता है उसको कम करने में हमारे खाने सोडे का प्रयोग करते हैं। पता है आप, एसिडिटी वगैरह होती है तो बोलते हैं इनो ले लो, तो उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो हमारे इसी का प्रयोग किया जाता है। वहीं धावन सोडे, जो उसमें Na2CO3 होती है और 10H2
दामन सोडियम में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो भी हमारे क्या होते हैं, लवण ही होते हैं। कपड़ा धोने में इनका प्रयोग किया जाता है। फिटकरी पोटास एलम बोलते हैं हम इसको। K2SO4 SOO3 का होल टेट्रा M24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है जल को शुद्ध करने के लिए, खून अगर कहीं से निकल रहा है उस बहाव को रोकने के लिए। पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट इसको बोलते हैं। वहीं सोरा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोरा जो उत्पादन में मुख्य रूप से बिहार के जो सिवान वगैरह वाले क्षेत्र हैं, नाबदा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। मुंगेर वाले क्षेत्र जो प्राचीन समय में बंगाल का पार्ट हुआ करता था, तो वहीं से सोरा लिया जाता था। वहीं हम देखें तो कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शैम्पू साबुन व शेविंग जो क्रीम होती है उसमें झाग आता है, तो इसके कारण आता है, कास्टिक पोटास के कारण आता है, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट रंगाई व छपाई में इसका प्रयोग होता है। या हरसोंड या जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हरसोंड का तो पूछ लिया जाता है हरसोंड किसका अयस्क है, तो वो जिप्सम का हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अब है पीएच स्केल के बारे में। पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो पीएच स्केल का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका पूरा नाम पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलती है। और इसको जो सोरेनसन थे 1909 में, इनके द्वारा ये बनाई गई। इस स्केल के द्वारा पदार्थ की उदासीनता या न्यूट्रलिटी इसकी कितनी है भाई, एसिडिटी और बेसिडिटी जो हमें देखने को मिलती है, क्षारीयता, वो हमें देखने को मिल जाती है। यह 0 से 14 तक होती है। टोटल 15 इसमें संख्या देखने को मिलती है। अगर आप 7 से कम है तो आप एसिडिक हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं, तो जैसे नींबू हुआ। और उसी के बाद हम बात करें, अगर पीएच मान आपका 7 से अधिक है तो आप क्षारीय प्रकृति के हैं, जैसे बेकिंग सोडा हुआ ये। और अगर 7 हैं आप तो उदासीन प्रकृति के, ना ही आप वो हैं एसिडिक और एल्काइन जो हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। वहीं हम देखें जो विभिन्न पदार्थों में पीएच मान, जैसे कि अब ये पेपर में कई बार पूछते हैं, तो इसे हमें पढ़ लेना चाहिए। जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये देखे जाते हैं कि शुद्ध जल में आपको 7 देखने को मिलेगा। बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, 8.3 होगा। मानव रक्त IMP कर लीजिए इसको, मानव रक्त कितना होता है 7.36 देखने को मिलता है। कितना 7.36 क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव की लार 6.5 से लेकर, पूछते थे कैसी होती है, तो कभी कभी तो हमें अम्लीय देखने को मिल जाती है और कभी कभी हमें क्षारीय भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दूध हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है, लैक्टिक एसिड देखने को मिल रहा है हमें, अम्लीय प्रकृति का हो गया। मक्खन भी अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके अंदर कॉफ़ी भी हमारी अम्लीय प्रकृति की होती है। टमाटर भी अम्लीय प्रकृति का होता है। शराब 2.8 से 3.8, सिरका हमारा 2.4 से 3.4। उसी के बाद में हम देखें जो बैटरी में जो एसिड प्रयोग किया जाता है कौन सा होता है, H2SO4 होता है, जिसका मुख्य रूप से हमें अधिक अम्लीय रूप में देखने को मिलता है। वहीं हम देखें अब हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिक्सन और फ्यूज़न हमें देखने को मिल रहा है, तो नाभिकीय विखंडन जिसे हम फ्यूज़न बोलते हैं, और जो फ्यूज़न होता है, फिक्सन होता है नाभिकीय विखंडन, और फ्यूज़न होता है नाभिकीय संलयन। जब हमारे एक परमाणु से अन्य 3 परमाणु बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। वहीं हमारे जो 3 से मिलकर 1 बन रहा है या 2 से मिलकर 1 बनना है तो उसको तो संलयन की क्रिया, या H2, जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम बना रहे हैं, सूर्य में ये संलयन की क्रिया चल रही है और ये इससे कई गुना शक्तिशाली होती है। तो यही देखने को मिल रहा है। बड़े और भारी नाभिकों को छोटे हल्के नाभिकों में टूटने को नाभिकीय विखंडन कह लेते हैं। यह नियंत्रित अनियंत्रित दोनों रूपों में देखते हैं। जैसे अगर न्यूक्लियर बम बन रहा है तो अनियंत्रित श्रृंखला है, वहीं हम इससे अगर ऊर्जा बना रहे हैं तो हमें यह नियंत्रित प्रक्रिया के रूप में देखने को मिल जाती है। नाभिकीय जो विखंडन को अनियंत्रित श्रृंखला परमाणु बम बनाने में और नियंत्रित परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। वहीं हम बात करें नाभिकीय संलयन की, तो 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बना रहे हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यह क्रिया अनियंत्रित पद्धति पर आधारित होती है। जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है मुख्य रूप से इसी पद्धति पर बनाया जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, परमाणु भट्टी उनके बनाए, एक ऐसा संयंत्र है जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने योग्य ऊर्जा से उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें ही हम नाभिकीय क्रिया होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं और इसमें ऊर्जा योग्य बनाते हैं, उसे नाभिकीय रिएक्टर या फिर परमाणु भट्टी कहते हैं। जैसे रावत भाटा में लगी हुई है कनाडा की सहायता से, तो ये नाभिकीय रिएक्टर है। कैगा में लगा हुआ है हमारा, बुलंदशहर में लगा हुआ है। जो हमारे देश में कई जो शहर हैं उनमें देखने को मिल जाता है। कुंडनकुलम में लगाया जा रहा है, तारापुर हुआ हमारा, तो उसमें ये हमारे नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हैं। वहीं हम बोल रहे हैं काकरापारा भी है गुजरात में, तो वो हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं हम देखें नाभिकीय रिएक्टर के कुछ भाग होते हैं, जैसे ईंधन होता है, मंदक होते हैं और जिसे मॉडरेटर बोलते हैं, नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, और कूलेंट के रूप में हमारे कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम आगे देखेंगे। ईंधन क्या होता है, तो मुख्य रूप से जिससे हमें विखंडन करवाया जाता है उसको हमें ईंधन कहा जाता है। जैसे कि यूरेनियम 235 का इसमें प्रयोग किया जाता है और प्लूटोनियम 239
का भी अधिक प्रयोग होता है इन दोनों का। मंदक के रूप में DTO का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं, और DTO का प्रयोग हमारा मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भारी न्यूट्रॉनों की जो गति को क्या कर देते हैं, ये भट्टी में न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर देते हैं, तो कम कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। वही नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में हमारा ग्रेफाइट और DTO, उसके नियंत्रक के रूप में कैडमियम बोरॉन के, जो हमारे फॉरेस्ट में 2022 वाले में यह पूछा गया था, फॉरेस्ट मैंस में, जो MPPSC फॉरेस्ट मैंस होता है उसमें ये पूछा गया था कि जो बंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो DTO का। लेकिन उन्होंने नियंत्रक पूछा था, तो कई लोगों ने ये लगाया और कई लोगों ने ये लगाया, तो उन्होंने आंसर ये माना था, लेकिन मैंने तो बोरॉन लगाया था, लेकिन ये आंसर गलत हो गया था, हम बताएं। और कूलेंट के रूप में, इसमें जो कूलेंट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम व जल का प्रयोग किया जाता है। आपको भी पता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा, अगर हम एक बार जो हमारी भोपाल त्रासदी हुई थी, तो क्या हुआ था, जनरेटर खराब हो गया था, जो मापन था, कूलेंट था, वो जो जनरेटर बंद हो गए थे, जिसके कारण यहाँ पे जो त्रासदी देखने को मिली थी। ऊर्जा अवशोषित करने के लिए तथा तरल पदार्थों को उपयोग किया जाता है, उनको शीतलक कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम व जल का प्रयोग किया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रियाएँ होती हैं। देखिए, ये हमारी भट्टी होती है, तो जो पूरी बनी होती है उसमें मंदकों का प्रयोग होता है, ईंधन भी होता है। उसके बाद में शीतलक के रूप में हमारी ये चीज़ें भरी रहती हैं, जो ऊष्मा का विनियामक के रूप में भूमिका निभाती हैं। ये हमारा पूरा परमाणु संयंत्र है, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, तो ये हम यहाँ पे पानी भरा है, और यहाँ से क्या हो रही है, जो नियंत्रक क्षण है उनको भी लगाया गया है, संयंत्र है हमारा पूरा, और जो भाप निकल रही है, जो भाप से हमारा डायनामो घूम रहा है, और डायनामो के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। संचरण के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। जल का आवक भी हो रहा है, जल का जावक भी हो रहा है, क्योंकि गर्म जल बाहर निकाल देते हैं, ठंडा जल हम इसमें अंदर लेते हैं, जिससे उसमें भाप बनती है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, विद्युत संयंत्र की पूरी इकाई के रूप में देखने को मिल रही है। वहीं अब गैसों के आचरण और प्रमुख गैसें हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो गैसों का द्रव्य की सरलतम अवस्था देखने को मिलती है। हमारे चारों तरफ जो फैली हुई हैं वो क्या हैं, गैसें ही हैं वायुमंडल में चारों तरफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प आदि गैसें देखने को मिल जाती हैं। हम गैसों के गुणों के बारे में बात करें तो ये संपीड्य होती हैं, तुरंत एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मुड़ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। इनका आकार क्या होता है और आयतन निश्चित नहीं होता है, किसी भी आकार और किसी भी आकार में आयतन में ये हो जाती हैं। गैसों को दबाकर इनका आयतन कम किया जा सकता है, जैसे कि आपको भी पता होगा LPG वगैरह को सिलेंडर में भर देते हैं तो उनका आकार क्या होता है, कम हो जाता है। गैसें सभी दिशाओं में समान दाब से प्रेषित होती हैं। अब उसके बाद में हमारे और भी गुण हैं, जैसे गैसों के अणु द्रवों और ठोसों की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कोई डायग्राम देखें तो गैसों में ऐसे होता है, और वहीं हम बात करें तो हमारी जो वो है ठोस, उसमें ऐसे देखने को मिल जाता है। द्रवों में बात करें तो थोड़ा दूर दूर होता है, थोड़ा दूर यहाँ पे, और इसकी तुलना इसमें कितना अंतर है ये देखने को मिल रहा है। गैसें विषण अति तीव्र होता है, तभी तो संपीड्य होती हैं। इनसे जुड़े हुए कौन कौन से नियम हैं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ग्राहम का नियम, गैस-लुसेंग का नियम, इसमें PVT इन तीनों का प्रयोग होता है सभी में। किसी में PV ऐसे देखने को मिल जाएगा, P बराबर P1 P2, उसके बाद में कहीं पर P ऐसे मिल जाएंगे आपको, P/T, और B के एक दूसरे के अनुपात। चार्ल्स एवोगैड्रो का नियम, JN RT आपने पढ़ा होगा, ये सब देखने को मिला। ग्राहम का नियम, गैस-लुसेंग के नियम, ये सब हमारे गैसों से जुड़े हुए 5 नियम। और ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस अब एक बार देख लेते हैं। परीक्षाओं में प्रमुख गैसें जो पूछी जाती हैं, जैसे गोताखोर किस प्रकार कौन कौन सी गैसों का प्रयोग करते हैं, तो वो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। सबसे जहरीली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपको ही पता होगा, अगर आप किसी बंद कमरे में हैं और जो हीटिंग वाले गर्म वो आते हैं, आपको पता पंखे आते हैं, उनको चला दो तो दम घुट के मर जाते हैं लोग, तो ये सबसे जहरीली गैसों के रूप में एक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड ही वहाँ बन जाती है। उसके बाद आरसू गैस की गोली आपने देखे होंगे, तो क्लोरो एसिटोफिनोन का प्रयोग किया जाता है उसमें। लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन का प्रयोग होता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने वाली गैस वही एसिटिलीन, वही प्राकृतिक फलों को या कच्चे फलों को, इसी का देखो ये एथिलीन होती है, लेकिन एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कच्चे फलों को कैसे, आपको पता होगा कि एक पानी होता है, उसमें पाउडर सा डाल दिया जाता है, और उन्हीं से क्या होता है, फिर उनको धुल के निकाल दिया जाता है और उसको बंद करके रख दिया जाता है। किलों के लिए मुख्य रूप से ऐसा ही किया जाता है, तो वो पक जाते हैं। सड़े अंडे में हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मार्स गैस, बायोगैस, माइन गैस व प्राकृतिक गैस में मीथेन के रूप में जाना जाता है। मार्स पर कौन सी गैस है, मीथेन है। बायोगैस या फिर जो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी निकलती है, मीथेन गैस। माइनिंग में मीथेन गैस निकलती है। प्राकृतिक गैस कौन सी है हमारी जो प्रकृति में, तो मीथेन गैस हमें देखने को मिल जाती है। वहीं हम देखें तो AC और फ्रिज में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन गैस प्रयोग में लाई जाती है। लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। LPG में ब्यूटेन प्रोपॉन का प्रयोग साथ में किया जाता है। वहीं उर्वरकों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है।
बीड़ी या सिगरेट से निकलने वाली जो गैस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी है? CO2 है। और फूली हुई रोटी से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो जो आप रोटी फूल जाती है, जो गैस निकल रही है, तो कौन सी है? CO2 है। तो पहले के ज़माने में लोग ज्वार बक्का की रोटी खाते थे, तो आपको पता है वो फूलती नहीं थी। तो इसका भी अर्थ एक बात से हम समझ सकते हैं कि कम CO2 का इमिशन हो रहा था, और आज हम गेहूँ की रोटी खा रहे हैं तो उससे ज़्यादा CO2 का इमिशन हो रहा है। छोटे स्तर पर देखें तो ज्वार मक्का बाजरे की जो रोटियाँ बनाई जाती थी वो फूलती नहीं है, आपने देखा होगा। तो ये और बॉडी के लिए भी सही रहती हैं, रागी वगैरह की रोटी जो बनाई जाती हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग होता है। फूलों का जो रंग उड़ाने के लिए भी हमारा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है उसे हीलियम कहते हैं। शुष्क जो बर्फ होती है उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। भूकंप के दौरान रेडॉन गैस रिलीज होती है। तो हमसे कई बार पूछा जाता है कि प्रकृति में ऐसी कौन सी गैस है जो नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती, RD नहीं पाई जाती, क्योंकि ये भूकंप के समय ही हमारी भूपर पट्टी के अंदर से निकलती है। भाई प्रोड्यूसर गैस में जो N2COS लिखा जाता है इसको, तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें देखने को मिल जाती है। वहीं हम देखें जल गैस के रूप में तो H2+CO कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिल जाएगी हमें। डालडा बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापनों में जो विज्ञापन चमकते हैं उसको जो आपने देखा होगा एक पूरा बोर्ड होता है तो उसमें नियॉन गैस भरी जाती है। पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। वहीं हमारे जो प्राकृतिक फल थे उनको पकाने के लिए भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कार के जो एयर बैग होते हैं उसमें सोडियम एजाइड प्रयोग की जाती है। कौन सी? सोडियम एजाइड। फोटोकॉम की मशीनों में ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम। अब हम देख लेते हैं जो कृत्रिम पदार्थ हैं और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में। जैसे कृत्रिम पदार्थ कौन कौन से? हमारे साबुन हुआ, अपमार्जक या डिटर्जेंट हुए, उसके बाद में कांच हुए, सीमेंट हुई, उर्वरक हुए, विस्फोटक हुए, बहुलक उत्प्रेरक आदि का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साबुन। जो सोप होता है हमारे यहाँ पर दो प्रकार का सोप होता है हमारा। एक तो हमारा जो कठोर सोप होता है, एक मुलायम सोप होता है। तो उनमें अलग अलग तो ये लिखा हुआ है। तो उच्च वसीय अम्लीय लवण साबुन कहलाते हैं। नहाने वाले जो साबुन होते हैं उसमें उच्च वसीय जो वसीय अम्ल हैं, पोटेशियम लवण हम मिले होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? मृदु होते हैं, सॉफ्ट साबुन होते हैं। आपने देखा होगा आसानी से कट जाते हैं। लेकिन कपड़े धोने के लिए हार्ड साबुन का प्रयोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? उसमें तो पोटेशियम थे और इसमें सोडियम के लवणों का प्रयोग किया जा रहा था। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया? तो पारदर्शी आपने देखा होगा पियर्स वगैरह का साबुन आता है तो उसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और कभी भी आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी की मात्रा देखो और ऐसे साबुन को अगर बाहर रख दिया जाए तो आपने देखा होगा तो इसमें ऐसे जो ड्रॉप टाइप के बाहर निकल आते हैं, जैसे इनका बाष्पीकरण हो रहा हो। तो अभी पारदर्शी साबुनों में मुख्य रूप से हमें देखने को होता है। और दादी बनाने के लिए जो साबुन का प्रयोग होता है उसमें ग्लिसरॉल और गोंद मिलाया जाता है। वहीं हम अपमार्जक या डिटर्जेंट देख लें। जो कपड़ों की सफाई के लिए उपयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। साबुन के विपरीत अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत पहले अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता था, परंतु आजकल संश्लेषित अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। संश्लेषित अपमार्जक दो सिरों वाले अणु होते हैं जिनको एक सिरा जल को आकर्षित करता है, जो सामान्यतः सल्फेट और जो सल्फोनेट का बना होता है मुख्य रूप से। वही हम बात करें हमारे लिए भाई, और दूसरा जो सिरा होता है, एक सिरा तो जो हो गया वो जल को आकर्षित कर, दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है जो हाइड्रोजन से बना होता है, जो सल्फेट का बना होता है। दूसरा एक हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। अब हम देखें जो कांच होते हैं। कांच एक ठोस अक्रिस्टलीय पारदर्शी पदार्थ है। कई प्रकार के कांच होते हैं, कई रूपों में क्वेश्चन बनता है कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हमें ये देखने को मिल जाता है। कांच का निर्माण सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम आदि का उपयोग किया जाता है। जेना ग्लास सबसे अच्छा कांच माना जाता है। जो जेना ग्लास आता है वो सबसे अच्छा कांच माना जाता है। सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम आदि का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। हम देखते हैं कांचों के प्रकार और उनके उपयोग। तो पायरेक्स कांच माइक्रोस्कोप ओवन में प्रयोग किया जाता है, जो पायरेक्स कांच है। फ्लिंट कांच का प्रयोग बल्ब, कैमरा, दूरबीन, माइक्रोस्कोप में किया जाता है। क्रुक्स चश्मे में प्रयोग किया जाता है। एक पेपरों सीधे पूछे क्रुक्स कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? चश्मा बनाने में। वहीं क्राउन कांच का प्रयोग चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। सैंडविच कांच का प्रयोग ब्लड प्रूफ जो दीवारें हैं उनको, सैंडविच दो कांच आपस में जुड़े हुए होते हैं, बीच में इनके में एक पतली सी पॉलीथीन की लेयर होती है, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है सैंडविच कांच का। और जेना कांच प्रयोगशाला में अम्ल व क्षार को रखने के लिए। अभी सबसे अच्छा कांच कौन सा होता है? जेना ग्लास होता है भाई। फोटोक्रोमेटिक धूप के चश्मे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच का चश्मा बनाने में, धूप के लिए चश्मे जो बनाए जा रहे हैं उसमें फोटोक्रोमेटिक कांच का प्रयोग किया जा रहा है। अब हमारी आ जाती है सीमेंट।
सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट के यौगिकों का मिश्रण होता है। विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग से जो सीमेंट बनाने का कारखाना है 1824 में पोर्टलैंड नाम के स्थान पर ब्रिटेन में किया गया था। तो वहीं से आज हम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से इसको जानते हैं। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जो उसका जो जमाव है उसको धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अब हम कर लेते हैं उर्वरकों के बारे में बात। देखो मुख्य रूप से उसके वो पूछे जाएंगे पेपर में कि जो सीमेंट में क्या क्या प्रयोग होते हैं। तो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का प्रयोग किया जाता है और उसको जमाव को धीमा करने के लिए इसमें हम क्या मिला रहे हैं, जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि की सहायता करते हैं। तो आपको पता होगा उर्वरक के प्रकार नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं, पोटेशियम के उर्वरक होते हैं और हमारे फास्फोरस के भी उर्वरकों का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन के कौन कौन से उर्वरक हैं। यूरिया सुना होगा आपने, जो मुख्य रूप से हमारी फसलों में डाला जाता है। हमारे यहाँ पे NPK की जो है कमी है देखी जाती है, तो NPK है ये तीनों चीज़ें। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम के उर्वरक पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड व कैनेट का प्रयोग किया जा रहा है। फास्फोरस के उर्वरक सुपर फास्फेटी, अमोनियम सल्फेट DAP के जिसका प्रयोग गेहूं वगैरह जब हम मतलब बोते हैं उस समय DAP का प्रयोग होता है। मेटा सल्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि का उपयोग किया जा रहा है। अब हम यहाँ देख लेते हैं जो उर्वरक सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटास, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम। अब हम देखें जो विस्फोटक पदार्थ है हमारे, वे पदार्थ जो एकाएक धक्के या चोट मारने से सुलगाए जाने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे विस्फोटक कहलाते हैं। विस्फोटकों के प्रकार डायनामाइट, RDX, जिलेटिन व TNG का प्रयोग किया जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले डायनामाइट। आपको पता होगा जब कोई भी खदान वगैरह है तो उसमें हम जब खनन करने जाते हैं, खनन के लिए तो डायनामाइट लगा देते हैं और फिर उसमें विस्फोट कर देते हैं, जिससे चट्टानें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। या पर कहीं पर सुरंग वगैरह बनाते हैं तो डायनामाइट का प्रयोग करता है। डायनामाइट को नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से मिलाकर बनाया जाता है। डायनामाइट का उपयोग चट्टानों को तोड़ने व पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाने में किया जाता है। RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्सप्लोजिव, इसका कई बार पहले पेपरों में पूरा फुल फॉर्म पूछ लेते थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्सप्लोजिव है, इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है और इसे साइक्लो ट्राइमेथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन के नाम से भी हम जानते हैं। इसका अलग जो नाम है। RDX का तापमान आग की जो गति को बढ़ाने के लिए करता है। जो RDX है, RDX में तापमान और जो इसकी आग की गति बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण भी लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिससे इसमें तीव्र आग लग जाती है और इसकी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जिलेटिन। जिलेटिन एक विस्फोटक है। इसकी खोज 1875 में स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई थी। उन्हें पता है इन्होंने प्रयोग उस समय इनको बनाया था, डायनामाइट की खोज की और इस सब चीज़ों की। उसके बाद उन्होंने पता चला कि ये तो बहुत मैंने गलत चीज़ें बना दी। उन्होंने फिर अपनी वसीयत लिखी कि अब मेरे जो संपत्ति है तो वो ऐसे लोगों को प्रदान की जाए हर वर्ष नोबल पुरस्कार के रूप में जो समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के आधार पर आज हमारे यहाँ पर नोबल पुरस्कार देखने को मिल जाते हैं। इसे नाइट्रोग्लिसरीन और लकड़ी की लुगदी की सहायता से बनाया जाता है। जिलेटिन को किसमें, नाइट्रोग्लिसरीन और लकड़ी की गुर्दी। इसका उपयोग खदानों को ब्लास्ट करने के लिए किया जाता है। TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, इसे हम नाइट्रिक अम्ल, इसे रंगहीन तेल है जिसमें जो नाइट्रिक अम्ल है उसको मिलाकर बारूद बनाया जाता है। TNG नोबल तेल या नोबल ऑयल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नोबल ऑयल भी कहा जाता है। हमें जो नोबल तेल किसको बोलते हैं, तो TNG को नोबल ऑयल बोलते हैं। वहीं उत्प्रेरक के बारे में बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित कर देते हैं या स्वयं उसको और स्वयं अपने आप में अपरिवर्तित रहते हैं, वो उत्प्रेरण या कैटलिस्ट या कैटालिसिस क्रिया कहलाती है पूरी। या प्रक्रिया, उन पदार्थों को तो उत्प्रेरक कहते हैं और जो क्रिया है हमारी उसको उत्प्रेरण कहते हैं। जो स्वयं की क्रिया में अपरिवर्तित हुए बिना दूसरी की क्रिया को परिवर्तित कर देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं, उसको उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहा जाता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं कैटलिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं।
प्रमुख उत्प्रेरकों के रूप में जैसे हम देखें निकल का प्रयोग किया जाता है हमारा वनस्पति घी डालडा बनाने में। वैसे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जा रहा था यहाँ पे। लोहे चूर्ण का प्रयोग किया जाता है जो अमोनिया गैस को बनाने के लिए जो हैबर विधि है हमारी उसमें। वहीं हम देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में जो शीश कक्ष विधि है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया था N2O का। और उसके बाद में हम देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, उसके क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं देखें हम गर्म एल्यूमिना का जो ईंधन बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। जो अल्कोहल से जो ईंधन बनाते हैं उसमें गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। अगर हम आगे देखें तो हमारे जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें, जैसे किसी भी वस्तु की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके जो रासायनिक गुण समान रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। और रासायनिक परिवर्तन में जो पूरी उसकी रासायनिक प्रक्रिया ही चेंज हो जाती है और उसके अंदर भौतिक अवस्थाएं जैसी की तैसी बनी रहती हैं तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे वह अवस्था अस्थायी परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे इसके पश्चात हम पुनः उसी अवस्था में आ सकते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना, पानी बन जाएगा, पानी से फिर हम बर्फ़ बना देंगे। नमक का घुलना, उसके नमक को फिर से हम अलग कर सकते हैं। बल्ब का जलना और शर्करा का जल में घुलना, ये हमें भौतिक परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? एक स्थायी परिवर्तन है जिससे जो एक पदार्थ मूल रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है तो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के पश्चात यह अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ जाता है। जैसे दूध का फटना, भोजन का पचना, दही का बनना, जंग का लगना। दूध फट जाएगा क्या तो दोबारा से वैसे ही बना दोगे? नहीं। भोजन पच जाएगा तो दोबारा से वही भोजन बन जाएगा? नहीं। दही का बनना और जंग का लगना ये हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम अन्य हमारे जो दैनिक जीवन में इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा प्राथमिक पदार्थ जो पुनः निर्माण हो सकता है, कागज का फटना जुड़ भी सकता है, बल्ब का जलना और दूध का गर्म होना, दूध को दोबारा से गर्म कर सकते हैं। वही रासायनिक परिवर्तन जिसे आप पुनः निर्माण नहीं कर सकते, कागज जल जाए, फटना और जलने में अंतर होता है। राख तो इससे कागज तो नहीं बना पाएंगे हम। बल्ब का फूटना, जुड़ नहीं पाएगा दोबारा से। और उसके बाद में दूध से दही का बनना। अब उसके बाद में जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जैसे मेल्टिंग और उसके बाद में चॉपिंग और बॉइलिंग, ये हमें देखने को मिल जाती हैं फिजिकल चेंजेस के अंदर। रोस्टिंग सड़ जाना, आग का जलना, रस्टिंग और उसके बाद डाइजेशन सिस्टम भी हमारा केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे बहुलक होते हैं, पोलोगेमी। अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ बार बार पुनरावृत्त कर कर बड़े अणु का निर्माण करती हैं, उनको क्या कहते हैं? बहुलक। अब कुछ प्रमुख बहुलक हैं हमारे समक्ष, हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि स्टार्च, प्लास्टिक, कैप्सूल के कप जो अपने स्टार्च के देखा हो जो कैप्सूल होते हैं हमारे दो मेडिसिन वाले, तो उसका जो ऊपर का जो वो होता है प्लास्टिक टाइप का लगता है हमें, लेकिन उसका कैप्सूल के कप्स बनाने में, इसका कवच बनाने में उसका प्रयोग होता है। वहीं हम देखें पॉलीथीन, प्लास्टिक होती है, ये सभी प्लास्टिक हैं इनके प्रकार के रूप में, तो ये पॉलीथीन बैग खिलौना बनाने में इनका प्रयोग होता है। वहीं हम टेफ्लॉन, नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं उनके बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। वहीं लूसोसाइट, तो जो लूसोसाइट है उस प्लास्टिक है जो कॉन्टेक्स्ट लेंस है हमारे, जो कॉन्टेक्स्ट लेंस होंगे जो आपने चश्मे वगैरह बनाने में, तो इनका प्रयोग होता है। भाई पॉलीस्टायरन, ये थर्माकोल, या जो टीवी की जो कैबिनेट है, जो टीवी की कैबिनेट है उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है। पीवीसी, पॉलीविलाइट क्लोराइड, रेनकोट बनाने में। बैकेलाइट, तो कंघी, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में हमारा बैकेलाइट का प्रयोग होता है। भाई मेलामीन, प्लास्टिक होती है, अग्निरोधी जो जैकेट्स होती हैं उसको बनाने में मेलामीन का प्रयोग होता है। जो बैकेलाइट में, बैकेलाइट का प्रयोग इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बने हो गए, और जो हत्थे वगैरह होते हैं हमारे जो बर्तन होते हैं उसमें भी बैकेलाइट का प्रयोग कर लिया जाता है। वहीं हम देखें न्यूप्रिन, ये सब रबड़े हैं हमारी, जो रबड़ और नीचे की जो तीन जो रेशा हैं। न्यूप्रिन, आइसोप्रिन, अगर पूछ रहे तो आइसोप्रिन क्या है? प्राकृतिक रबड़ है। ब्यूना है ना, रबड़ है। थाइकोल, ये भी रबड़ है। विद्युत केबल बनाने के लिए न्यूप्रिन का प्रयोग किया जाता है। टंकी और सील बनाने के लिए हमारा ब्यूना, जो ब्यूना इना है उसका प्रयोग होता है। भाई थाइकोल को बनाने के, थाइकोल का प्रयोग तेल की जो पाइप है लाइन बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रेयन, ये रेसे हैं। चादर व शॉल बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये हमारे साथ प्राकृतिक है। नायलॉन, हमारा टूथब्रश व रस्सी बनाने में किया जाता है। व पॉलिएस्टर, इसका प्रयोग अग्निरोधी जो पाइप या कपड़े हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पॉलीथीन, यह एथिलीन का एक उच्च बहुलक है। जो पॉलीथीन है हमारा, जो एथिलीन का एक उच्च बहुलक है। टेफ्लॉन,
फ्लोरोएथिलीन एक उच्च बहुलक है। वहीं हम देखें पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक बहुलक है। बेकेलाइट इसे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडाइड लाइम के साथ में बहुलीकृत करके हमें प्राप्त करते हैं क्या, बेकेलाइट। वहीं हम प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात करें तो आइसोप्रीन को प्राकृतिक रबड़, जो हमें प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स हमें पता हुआ है, कट लगा देते हैं वहाँ से वो निकलता रहता है और उसको फिर स्टोर कर लिया जाता है, फिर निकाल लिया जाता है, उसको लेटेक्स से पौधों की लेटेक्स से हमें प्राप्त होती है। वहीं हम संश्लेषित रबड़ में सल्फर के माध्यम से वल्कनीकरण की क्रिया की जाती है और उसके द्वारा हमें जो सल्फर लिखा हुआ है उसको गर्म के साथ कर दिया जाता है। तो वल्कनीकरण की प्रक्रिया रबड़ को सल्फर के साथ में हम गर्म किया जाता है तो उसको संश्लेषित रबड़ कहा जाता है। आपको पता है प्राकृतिक रबड़ का सीधे हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो उसमें पहले सल्फर से क्रिया कराई जाती है, फिर जैसे हम टायर वायर वगैरह हैं फिर हम बनाते हैं जो हमारी प्राकृतिक रबड़ होती है उससे। संश्लेषित रबड़ के उदाहरण न्यूप्रिन, व्यूनायना, थाइकोल जो हमें ऊपर देखने को मिल रही थी, और पॉलीथीन, पॉलीस्टाइन, टेफ्लॉन, पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोसेटिंग और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग एक बार बन गई, दोबारा अगर वो जल आप मिटा दोगे तो दोबारा वो चीज़ नहीं बनेगी, लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो होती है उससे दोबारा हम नई चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद में विद्युत के प्रभाव को ले जाने वाले जो वायर को जो इंसुलेट के लिए प्रयोग किया जाता है, किए जाने वाला जो पॉलीमर बहुलक है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एलपी के नाम से जानते हैं, जिसे लो डेंसिटी पॉलीमर्स भी कहा जाता है। ऐसे बहुलकों को क्या बोलते हैं हम, लो डेंसिटी बहुलक कहते हैं। जो विद्युत के प्रभाव को ले जाने वाले वायर को इंसुलेट के लिए प्रयोग करने वाले पॉलीमर बहुलक को हम लो डेंसिटी बहुलक के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे लल्लन टॉप तथ्य हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या फिर पेपरों में ये पूछे गए हैं, जिसके बाद में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे इस जो प्रारंभिक जो रासायन विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान था उससे जुड़े हुए रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आधुनिक रसायन का जनक एंटोनी लेवुजियर को कहा जाता है। उसके बाद हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। एक नाविक का द्रव्यमान उसके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के रूप में जाना जाता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाविक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या 148 देखी जाती है। वहीं हम बात करें तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान अलग अलग हो उनको समस्थानिक के नाम से जानते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं इनको, ठीक है। और उसके बाद में एल्काइन फास्फेटजेटिक परीक्षण जो ALP परीक्षण है वो जल प्रदूषण, दूध के पाश्चुरीकरण, दूध की चाय की गुणवत्ता आदि के बारे में पता करने के लिए ALP टेस्ट किया जाता है। एल्कलाइन फास्फेजेट परीक्षण इसके लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं हम देखें खीरे या ककड़ी को काटकर नमक डाला जाए तो उसमें जो प्रक्रिया होती है पानी ऊपर आने लगता है उसको ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया हम कहते हैं। नीलम या रूबी जो रत्न है उसका रासायनिक Al2O3 के नाम से जिसे हम जानते हैं। वहीं देखें इल्मेनाइट भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित जिसे टाइटेनियम का खनिज भी कहते हैं। जो इल्मेनाइट है वो हमारे तटों पर देखा जाता है जो टाइटेनियम का हमारा खनिज है। वहीं हम देखें जो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क हमें क्या दिखाने को बॉक्साइड मिलता है, कौन सा, Al2O3 जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ उड़ीसा वाले क्षेत्र में निकाला जाता है। जर्मन सिल्वर जो बनाई जाती है उसमें तावा, जस्ता और निकल का जो परसेंटाइल है 50%, 30% और 20% मिश्र धातु के रूप में जर्मन सिल्वर बनाई जाती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत क्या होता है, नाम है बस इसका, लेकिन सिल्वर क्या होता है, शून्य होता है। थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा ऊष्मागतिकी है कि में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है, हमें ग्रेफाइट देखने को मिल जाता है। आपको पूछे जो थर्मोडायनामिक्स है हमारी तो सबसे स्थिर रूप कौन सा है, हमारा ग्रेफाइट देखने को मिलता है। जल में किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोला जा सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति कितनी होती है, द्विध्रुवीय देखने को हमें मिल जाती है। ड्यूटेरियो जो D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे भारी जल कहते हैं और इसका प्रयोग हमारा जो मंदक के रूप में प्रयोग, मॉडरेटर के रूप में जो हमारी भट्टियाँ हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। चूने के पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, दूधिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो चूने का पानी क्या होता है, दूधिया दिखाई देता है। पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वाले की जांच करने के लिए जो ब्रेथ एनालाइजर है उसमें किसका प्रयोग होता है, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल के जल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। जो आपने पता होगा फूंक मारने के लिए बोलते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद में हम बोलें प्राकृतिक रबड़ कौन सी हो गई, हमारी आइसोप्रेन हो गई। पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं प्राकृतिक फलों को पकाने के लिए भी इसी गैस का प्रयोग किया जा रहा था। उसके बिस्फिनॉल BPA
जो पॉलीकार्बोनेट हैं, एक औद्योगिक रसायन है जिसका प्रयोग प्लास्टिक जो खाद कंटेनर में किया जाता है। यह रसायन हृदय रोग का कारण भी हो सकता है। अगर कोई इसका प्रयोग कर रहा है तो वो इसके लगातार संपर्क में रहने से हृदय रोग हो सकते हैं। जो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक या फेरस ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम देखें गैसीहोल या गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण, जो गैसोहोल होता है वो गैसोलीन व एथेनॉल का मिश्रण देखने को मिलता है। फायर अलार्म में फोटोशेल या फोटोवोल्टेइक सेल का प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म में देखा होगा आपने, तो जो हल्का सा आपने कहीं पे देखा होगा, जो रेड कलर के पाइप लगे रहते हैं उनमें बीच में एक ऐसी कांच जैसी लगी रहती है, उसमें अगर कहीं पर धुआं आएगा ना तो वो अलार्म बजने लगता है, तो वो फोटोवोल्टेइक सेल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो प्रोलेथ्रिन या पायरेथ्रम या लेमन घास का उपयोग मच्छर विकर्षक के रूप में किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड CuO2O4 को रूबी कॉपर भी कहा जाता है। कॉपर ऑक्साइड है, उसको रूबी कॉपर भी कहा जाता है। वहीं हम देखें जल रोधक सीमेंट में कैल्शियम स्टीरिएट एवं एल्यूमिनियम स्टीरिएट को टैनिक अम्ल होता है। जो जल रोधक में जो कैल्शियम स्टीरिएट एल्यूमिनियम स्टीरिएट हैं उनमें क्या होता है, उसमें टैनिक अम्ल होता है। भारतीय वैज्ञानिक वानिकी जो हमारे डाइट्रिच ब्रांड साहब थे, उनको हमारी जो वानिकी है फॉरेस्ट्री, उसका जनक के रूप में माना जाता है भारत में। पुरानी किताबों पर कागज भूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है, भूरा हो जाता है। हमारी पूरी किताबें हैं तो वो किसके कारण, जो सेलुलोज है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। वहीं हम देखें प्लास्टिक जलाने पर डाई ऑक्सीजन हानिकारक गैस निकलती है। आपने देखा बहुत बुरी बदबू आती है, वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, दम घुसी घुटने लगती है। वहीं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के विलयन, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का विलयन, यह एक घरेलू अग्निशामक के रूप में प्रयोग करता है। अगर ये दोनों हैं तो जो अग्नि जल हमारे यहाँ पे आग लग जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण MCQ हैं तो उनके बारे में हम फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। जैसे गोताखोर जो डाइवर्स होते हैं वो सांस लेने संबंधी क्रिया करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये होती है हमारी ऑक्सीजन व हीलियम। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका जो सूत्र होता है CaSO4, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट CaSO2 तो हेमी हाइड्रेट के रूप में जाना जाता है हमारा। वहीं देखें हम जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है, ये हमें देखने को मिला। तो विज्ञापन में नियॉन का गैस बिल्कुल होता है प्रयोग, जो सोडियम एजाइड का कार बैग में होता है, एसिटिलीन वेल्डिंग में, तो हमें उपरोक्त सभी देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम देखें सामान्यतः जो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूबलाइट में हमें आर्गन के साथ में मरकरी बेयर देखने को मिल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हमें पानी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन के दौरान किसके लिए किया था, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक के लिए आंदोलन किया था। इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो जो हमारी नोबल गैस है हमें हीलियम गैस देखने को मिल जाता है। हीलियम, नियॉन, एस्टरडाइन, जीनॉन, रेडॉन, ये हमें देखने को मिल जाती हैं जो हमें नोबल गैस के नाम। जो हमारा नोवा पहले जो मंडलिप की अवस्था नहीं है तो उसमें नोबल गैस को रखा गया था 9वें भाग में। उसके में हाथ से लाफिंग गैस कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जहाँ भी लिखा हो NTO तो आप वहाँ लगा दीजिए नाइट्रस ऑक्साइड। आलू के चिप्स प्लास्टिक की थैलों में भरते हैं तो उसमें वातावरण नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कारण क्या है वो फूले फूले दिखाई देते हैं। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में एक क्या होता है, LG पॉलीमर उद्योग में क्या होता है, एकदम से आग लग जाती है। तो उसमें किसके लिए, तो स्टायरिन गैस में विस्फोट होता है मुख्य रूप से, तो उसके कारण क्या रहता है, जो स्टायरिन गैस है उसमें विस्फोट देखा जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2025 का जो रसायन का, अब तो क्या है 26 के हमारे रिलीज हो चुके हैं, तो रसायन में ORS याद रखिएगा, ओमार, रिचर्ड और जो हमारे सोमी जापान के हैं उनको यह प्रदान किया गया था, 3 लोगों को प्रदान किया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब तो क्या ये हमारे नवीन हो गए हैं, तो लेकिन उस समय पे किसके लिए किसको दिया गया था, हम देखें तो 2025 के लिए तो क्षेत्र पूछा है उन्होंने, तो जो क्षेत्र है हमारा उसके लिए हम देखें तो इसमें देखो हाँ
डी नंबर का में जो नया है, धातुओं की जो कार्बनिक ढांचा है उनके विकास के लिए, और वर्तमान में भी अभी उनसे जुड़ा हुआ प्रदान किया गया है। सॉरी यही है 2025 का, माफ़ करिएगा। तो ये ORS याद रखिएगा, धातुओं के कार्बनिक ढांचे हैं उनके विकास के लिए दिया गया है। ध्यान रखना, मुझे थोड़ा याद नहीं रहा था, लेकिन जो वर्तमान में जो 2025 में है, जो नवीन ही है, ये IMP है हमारे लिए, इसको लगा लीजिए। तो धातुओं के कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए प्रदान किया गया है। वहीं हम देखें परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे, तो जॉन डाल्टन जी थे परमाणु सिद्धांत के जनक। वहीं है अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। लवणीकरणीय जो देखें चीज़ें, तो समुद्री जल होता है क्या, ठीक है। उसके बाद में इसमें सुमेलित नहीं पूछना है। प्रतिलोम पराशरण पेयजल, और हमारा विकृतीकरण प्रोटीन, और उसके अंदर पाश्चुरीकरण दूध से जुड़ी हुई क्रिया है, चाय से जुड़ी थोड़ी है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा सुमेलित नहीं है। वहीं हम देखें जो हमारा फास्फेट वाला जो परीक्षण था किसके लिए किया था, तो उपरोक्त सभी के लिए, तो ऑप्शन डी इसमें आंसर हो जाएगा। हम देखें तो ऑप्शन डी हमारे लिए आंसर हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है पराशरण। जो पराशरण की क्रिया होती है उसको कहते हैं पराशरण। जब हम गुजरते हैं तो 2022 BPSC में क्वेश्चन पूछा गया, खीरे को काटकर जो हम उस पर नमक डाल देते हैं तो जो क्रिया होती है उसको ऑस्मोसिस की क्रिया या पराशरण की क्रिया कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वहीं आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ये हमारा जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, क्योंकि दोनों के तापमान में अलग अलग अंतर पाया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन क्रिया से हम इन्हें अलग कर लेते हैं। वहीं इस्पात स्लैग जो स्टील स्लैग है, निम्नलिखित में से किसकी सामग्री किसके लिए सामग्री हो सकती है, निम्नलिखित में से, तो जो इसका लिए है देखें तो आधार सड़क निर्माण के लिए जो नेफ्थलीन वो जो हमारा इस्पात स्लैग होता है, तो किन किन के लिए प्रयोग होते हैं, कृषि मृदा सुधार के लिए बिल्कुल, सीमेंट उद्योग के लिए, तो तीनों में ये प्रयोग किया था। UPSC में 2020 में ये प्रयोग पूछा था। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, तो मैंने आपको जब मिश्र धातु पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे एक ही बात पूछी थी, क्रोमियम और निकल जहाँ लिखा हुआ हो तो आप स्टेनलेस स्टील के लिए आप लगा दीजिए, 19वें का डी हो जाएगा। वहीं हम 20 नंबर का थर्मोडाइनमिक्स में कार्बन का सबसे स्थिर तो ग्रेफाइट, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। हम देख लेते हैं 21 जो क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित हमें नहीं दिखाई देता है, तो हमें देखिए, तो अभी हम पढ़ के आए, इसका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये ऑप्शन बी हमें हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है, ये हमें सही नहीं है। बेकिंग पाउडर कार्बोनेट हो गया, और बेकिंग पाउडर बाइकार्बोनेट होगा। नीलत होता तो कॉपर सल्फेट के नाम से हम इसे जानते हैं, CuSO4 हमें ये देखने को मिल जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं बेकिंग सोडा को तो इसको बोलते हैं हम, जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, तो सोडियम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं एक तरीके से, तो इसके लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहले नंबर का 23 का ए। अब उसके बाद में घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टेज क्रिस्टल किसके बने होते हैं, एक तरीके से हम देखें तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह BPSC 2017 में क्वेश्चन पूछा है। वेल्डिंग में जो प्रयोग होता है, तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा वेल्डिंग कब की जा सकती है, जब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन पता होता और एसिटिलीन पता होता तो आप आराम से लगा देते। ब्लड स्प्लिट आपको पता होगा कि जब आप कहीं पे कोई खून वून निकाल रहा होता है जाँच के लिए, तो वहाँ पर ब्लड स्प्लिट का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो वो मुख्य रूप से हम देखें तो उसमें मेथिल एल्कोहल होती है। क्या होती है, मेथिल एल्कोहल होती है। UPSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। वहीं पुलिस द्वारा जो नशे की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो पुलिस की जांच होती है उसमें किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशा है जो हमें देखने को मिलता है, प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, तो नायलॉन, जिसका प्रयोग हम गैर सेलुलोजी रूप में करते हैं, नायलॉन हो गया। जो पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, 29 का ये हो गया, कौन सी, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। वहीं हम देखें निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप उत्पादन में किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का जिसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम देखें ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वहीं देखें जलरोधक सीमेंट में किसका प्रयोग होता है, जो जलरोधक सीमेंट होती है तो उसमें किसका प्रयोग देखने को मिलता है, तो कैल्शियम स्टोरिएट, एल्यूमिनियम, टैनिक अम्ल, इन तीनों का प्रयोग होता है। जो मैंने वहाँ पे तो प्रोनाउंसिएशन था वो अच्छे से नहीं कर पाया था, बट इनमें सभी का प्रयोग है। फॉरेस्टमैन 2022 का क्वेश्चन है। दोस्तों अगली वीडियो में हम जो हमारा आधारभूत ज्ञान है
भौतिकी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हमारी जो पूरी जो रसायन विज्ञान है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।